नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम नवम भाव का अधिपति विभिन्न भावों में जब स्थित होता है तो वो किस प्रकार से अपने फल देता है, इसे हम देखेंगे। ये किस प्रकार से फल, ये शब्द प्रयोग मैंने इसलिए किया कि ज्योतिष का एक मूल तत्व जो है वो ऐसा है कि कोई भी भावाधिपति अपने जो फल है वो जिस भाव में स्थित होगा उस भाव के आश्रय से देता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, परंतु ये इसलिए कि कई बार हम इसे भूल जाते हैं। अब नवमाधिपति लग्न में बैठ गया, यहां से हम शुरू करेंगे। नवम भाव क्या दिखाता है? उसके स्नातकोत्तर पदवी के भी बाद में जो भी ज्ञान लिया हो या अनुभव से जो और ज़्यादा ज्ञान लिया हो या धर्म का जो ज्ञान लिया हो, धर्म का अर्थ जरा विस्तृत है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इस सब को वो दिखाता है। पिता, जातक का गुरु, जातक के जो भी अधिकारी वर्ग है उसके ऊपर के श्रेणी में, उससे भी ऊपर के श्रेणी में फिर से पंचम में जाएंगे। भावात भाव तत्व को कभी ना भूलिए। और उसके बाद भाग्य, ये सब चीजें हम नवम भाव से देखते हैं। ऐसा तो जातक का तृतीय संतति जो है उसको भी हम नवम भाव से देखते हैं, इसे भी कभी ना भूलिए। परंतु ये महत्व के चीजें हैं जिनसे कुछ न कुछ होता है। भाग्य का उदय भी होता है, भाग्य भी है वो तो भाग्य पिता से आता है ऐसा समझा जाता है, या बड़े ज्ञान की वजह से भी भाग्य आता है, ऐसा एक हमारा समझ है। तो उसके कारण भी वो भाग्य भाव कहा गया होगा। ये संभावना हम नकार नहीं सकते। अब मैं जैसे कि बोल रहा था कि धर्म का जो आजकल के ज़माने में जो संकल्पना है वो हम जिस प्रकार से पूजा पाठी करते हैं आदि आदि इसमें बटा हुआ है। परंतु पुरातन काल में जब सनातन धर्म था, बाकी धर्म थे ही नहीं, उस वक्त धर्म शब्द का व्युत्पत्ति जो है वो धारयति इति धर्मः, या धारणा धर्म इत्याहु। आहु का मतलब कहा गया है, धारणा का ही धर्म कहा गया है। क्या धारण करना चाहिए? जो सही है वो धारण करना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में राइटियस बिहेवियर बोल सकते हैं। योग्य बर्ताव जो है उस स्थिति में, उस समय में जो जातक की भूमिका होगी उससे संबंधित जो भी कर्तव्य है उसे धर्म कहा जाता है। इसे न भूलिए, ये जो शास्त्र है ये बहुत पहले लिखा गया है। ये अभी हम जो धर्म आदि देखते हैं जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, तो हम भी हिंदू को रिलीजन कहते हैं, परंतु उस वक्त हिंदू रिलीजन ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कई कई जगह हिंदू धर्म की परिभाषा भी की गई है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। परंतु सनातन धर्म तो था वो धर्म जो, जैसे शिव जी बोलते हैं धर्म्यम सांख्यम मयोधितम। धर्म और सांख्य जो है उसकी फिलॉसफी जो है ये मुझसे निर्माण हुई है, ऐसा शिव जी ने कहा है। मेरे ख्याल से आप लोग यदि गुरु गीता पढ़ते होंगे तो उसमें शिव जी ऐसा कहते हैं पार्वती माता को। तो हमें इसे ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ धर्म की बात आएगी उसका मतलब उस समय में उस व्यक्ति ने जिस अधिकार से वो कुछ भी काम कर रहा होगा उस वक्त वहाँ पर योग्य जो कार्य किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। क्योंकि पुत्र के भूमिका में आपका धर्म अलग रहता है, पिता के भूमिका में अलग रहता है, शिष्य के भूमिका में आपका धर्म अलग है। जब आप शिष्य हो तो आप शिष्य धर्म का पालन करते हो पुत्र धर्म का पालन करोगे, पिता धर्म का पालन करोगे, इसी प्रकार से कहा गया है। तो ये हम पहले समझ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये तो धर्म ठीक है फिर हिंदुओं के लिए है, दूसरे नहीं। ये जो शास्त्र है ये पूरे दुनिया के लिए, हमारे सब शास्त्र जो है वो पूरे दुनिया के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कल्पना है हमारे धर्म में भी, हमारे शास्त्रों में भी। हम उसे भूल गए हैं, वो अलग बात है। हालांकि मैं धर्म विषय पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, पहले मैंने करीबन 4.5 मिनट उस पर गंवा दिए हैं, परंतु ये कल्पना पूर्ण रूप से समझने के लिए, क्योंकि ये सब जो परिणाम है ये जिस जिस भाव में बैठा है नवमाधिपति उस भाव से वो देगा। वो क्रूर होगा तो क्रूर रीति से देगा, वो शुभ ग्रह होगा तो शुभ रीति से देगा, परंतु वो देगा तो अपने ही परिणाम। इसे कभी न भूलिए। अब लग्न में यदि ये स्थित होता है तो लग्न क्या है? लग्न ये
जातक का पूर्ण व्यक्तित्व है, जातक का शरीर है, जातक की अत्यंत उच्च श्रेणी की बुद्धि है जो जन्मतः रहती है ना, क्योंकि जन्म होता है, रोता है बच्चा तो उसका जन्म होता है, वही लगना है, उसको समझता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं माता नहीं हूँ। अब माता से वो अपना खाना पोषण, उसका श्वास और उसी से लेता था, वो बंद होके वो अलग एक व्यक्तित्व करके बाहर आ जाता है, और जब वो सांस लेके रुदन करता है तब उसका जन्म कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जब होगा तो इस व्यक्ति पे अपने पिता का, अपने गुरु का, अपने कर्तव्यों के कम से कम समझ का ज्ञान वहाँ रहेगा, और उसका पालन करने की वो प्रयास करेगा। इसे थोड़ा कठिन भी हो रहा होगा तो आप समझ लेंगे। उसे कई बार अपने, खासकर अपने गुरु के जो भी इच्छा रहती है, या गुरु का हमारा नाम खुद के बड़े करने की इच्छा भी उसमें रहती है, वो गुरु के लिए काम करता है, गुरु के लिए काम करता है, यानी गुरु से काम करने बताता है, ऐसा नहीं। उसके समझ में गुरु की जो इच्छा होगी कि ये किया जाए, वो करने की कोशिश करते रहेगा। पिता के लिए भी वैसा कर सकता है, परंतु सहसा वो धर्म को, जिसे हम अंग्रेजी में अपहोल्ड करना बोलते हैं, धर्म यानी सही वक्त पे सही अपना कर्तव्य करने की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ये आपको काफ़ी राशि चक्र आप जैसे देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। वो कहेंगे नहीं, हमारे गुरुजी की ऐसी इच्छा थी, या हमें ऐसा बताया गया है, या ये करना योग्य है ऐसा। अब वो योग्य होगा नहीं होगा, वो जो ग्रह बैठा होगा वो देखेगा वो योग्य है या नहीं है, परंतु ये उसकी एक प्रवृत्ति रहेगी। इसे मत भूलिए। शायद इसे धर्म का पालन करने वाला इस प्रकार से भी लोग देखना चाहेंगे या देखते होंगे, ये भी संभावना है। तो इसे भी हमने हमारे जहन में रखना चाहिए, क्योंकि नवमाधिपति लग्न में बैठ गया। कई बार इसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जिसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि भी हो गए, ये भी संभावना है। ये भी भाग्य से ही होती है कि भाग्य से इस वक्त इस समय पे मैं इस जगह था इसलिए मेरा नाम हुआ। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो भी इस व्यक्ति के साथ हो सकती है, जातक के साथ। अब ये नवम भाव का अधिपति द्वितीय भाव में गया, ये धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, ये वाचा का भाव है, ये चेहरा है। तो इन सब में, इन सब कर्मों में उसके गुरु का, इवन उसका जो उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा वो भी, वो लग्न में भी वो उसी ढंग से काम करेगा, यहाँ पर भी उसी ढंग से काम करेगा, परंतु ये इस जरिए से करेगा, कुटुंब के जरिए से। कुटुंब का अभिमानी भी हो सकता है वो, कि मैं इस कुटुंब से आता हूँ, इस प्रकार का अभिमान होना हो सकता है। वहाँ पर उसको इन सब के कारण राजा भी, हम जब अधिकारी बोलते हैं राजा भी नवम भाव से हमने देखना है, तो इन सब का, इनके कारण इसका सम्मान होना ये भी बहुत संभव है, क्योंकि वस्त्रालंकार का भाव भी द्वितीय भाव को कहा गया, और ये वस्त्रालंकार जो है, जिनको मान के वस्त्र बोलते हैं, उसका भाव होता है। हो सकता है कि इसका जो संचित धन है वो भी इन लोगों की वजह से या भाग्य की वजह से इसे मिला हो। इसका सम्मान भी भाग्य की वजह से होगा। शायद इसको उसके लिए खुद को कुछ करना नहीं पड़ेगा। कई लोग सम्मान के लिए इधर उधर कोशिश करते रहते हैं, आप लोगों को मालूम है, हम कलयुग में रहते हैं, पर इसे शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सम्मान खुद ही खुद मिल जाएगा। और ये धन भी जो है, संचित धन जो है, ये भाग्य से मिलेगा, या पिता के कारण, गुरु के कारण, अधिकारियों के कारण, राजा के कारण उसको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब ये तृतीय भाव में चला गया, भाग्याधिपति तृतीय भाव में जाने पे भाग्य स्थल पे देख के भाग्य भाव को पुष्ट करता है। अब पुष्ट करता है का मतलब इसके बहुत मधुर संबंध रहेंगे कि ये तो वो जो ग्रह है वो क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है, इस पे अवलंबित रहेगा। क्रूर होगा तो पराक्रमी तो होगा ही, परंतु इसका कर्तव्य करने की जो पद्धति है वो शायद थोड़ी क्रौर्य युक्त होगी, जो कि कलयुग में ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाती है ना। तो ऐसा भी हमें कहा गया है, क्रूर ग्रह तृतीय भाव में अच्छा रहता है। इसका भाग्य भी इसके पराक्रम के कारण इसे भाग्य की प्राप्ति होगी, ये हम समझ लें। जैसा द्वितीय भाव में होगा तो उसके वाचा के कारण होगी, या उसके कुटुंब के कारण उसका भाग्योदय होगा। तो यहाँ पर उसके पराक्रम से या उसके सुहृदों के कारण, सुहृदय यानी भाई, सादे भाषा में कई बार मुझे
आप बहुत संस्कृताइज बोलते हैं ऐसा भी लोग कहते हैं, परंतु मेरा जरा भाषा का ज्ञान ऐसा ही है, तो जैसा है वैसा है। अब हमारी जो पीढ़ी थी वो अलग ढंग से बोलती थी, तो कभी कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो ये तृतीय भाव में भाग्याधिपति का स्थित होने का कारण है। इसके भाग्य में इसके भाई भी सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में भाग्याधिपति बैठा है। इसके पिता का गुरु का असर इसके भाइयों पर भी हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि भाई भी उसी गुरु के पास जाते हैं, उसके बाकी जो मित्र परिवार है वो भी उसी जगह पे जाते हैं, ऐसा हमने देखा गया है। तो इस प्रकार होने की भी संभावना है। परंतु इन लोगों का या राजा का यानी सरकार का इसके पराक्रम में कोई संबंध हो सकता है। अब हम चतुर्थ भाव में आते हैं। ये माता का भाव है, ये खुद के मकान का भाव है, वाहन का भाव है, सुख का भाव है, आपको मालूम है। ये भी उसे भाग्य से मिलेगा, ऐसी संभावना है। इसका जो स्नातक स्तर का जो भी उसका यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी उसका शिक्षण होगा वो भाग्य से अच्छे ढंग से होगा। परंतु कभी कभी पिता के कारण उसमें अड़चन भी आ सकती है, क्योंकि भाग्य भाव का षष्ठ भाव है, नवम भाव, इसे हम न भूलें। पर वो जो तकलीफ आएगी वो जानबूझ के नहीं आएगी। हो सकता है कि पिता का कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए उस वक्त, तो इस कारण या उसका अधिकारी उसे जाने न दे, इस कारण तकलीफ भी आने की संभावना है। आप संभावना इस शब्द पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पर जब क्रूर ग्रह रहता है वो होने की संभावना और बढ़ती है। शुभ ग्रह ये शुभ तरीके से देता है, इसे आपको मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार बताया है, उसे न भूलिए। वो कई बार मकान जो बनाता है उसको अपने गुरु का या अपने पिता का नाम देवे ये व्यक्ति, क्योंकि उस भाव पे उसका प्रभाव है। वो वाहन ले तो बोलेगा मेरे पिताजी की ऐसी गाड़ी थी, या मेरे गुरुजी की ऐसी गाड़ी थी, मेरे बॉस की ऐसी गाड़ी थी, मैं इसी प्रकार की लूँगा, ये भी संभव है। या ये लोग उसको वाहन मकान आदि दे सकते हैं, ये भी संभावना हमें या भाग्य से मिलता है। सरकारी नौकरी में या कोई भी नौकरी में होगा तो हो सकता है कि उसको सहसा उसकी जो भी स्तर है उसके नौकरी का, उसके लिए जो भी मकान मिलता होगा उस कंपनी में, उससे बड़ा मकान इसे मिले, क्योंकि ये भाग्य से इसे मिलता है। सुख भी भाग्य से आ सकता है इसे, या पिता के वजह से सुख की प्राप्ति होना, गुरु के वजह से सुख की प्राप्ति होना, स्नातक स्तर का उसका शिक्षा होना, ये सब चीज़ें होने की अच्छी संभावना रहती है। परंतु यहाँ पे किस भाव पे कौन देख रहा है, इसको कभी भी देखते रहना, उसे आप उसे न भूलिए। जैसा वहाँ से भाग्याधिपति दशम भाव पे देखेगा तो इसकी ख्याति अच्छी रहेगी। वो मान का स्थान है, कर्म का स्थान है ना। तो नवमाधिपति ऐसा भी वो राजयोग होता है, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति लग्न में केंद्र में बैठा तो राजयोग तो वो करेगा ही, कुछ तो अच्छा देगा ही। तो ये सुख समृद्धि भी दे सकता है अच्छी तरह से, माता का सुख भी उसे रह सकता है। परंतु वहाँ कभी कभी यदि वो ग्रह खुद नैसर्गिक क्रूर ग्रह है तो वहाँ कुछ क्षति भी दर्शाता है। तो यहाँ हालांकि ये सब विषय तो नहीं है कि वो क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है, परंतु मैं इसे याद दिला देना चाहता हूँ। इसके बाद में ये पंचम भाव में जाता है, नवमाधिपति पंचम में गया। अब ये स्नातकोत्तर ज्ञान के आगे के ज्ञान का अधिपति नवम में आ गया, पंचम में आ गया है। तो इसे अनुभव सिद्ध ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान लेने की लालसा आदि रहेगी। इसके पुत्र पे इसके पिता का असर काफ़ी दिखेगा आपको। इसका पुत्र भी शायद धर्म का पालन करने वाला होगा। यहाँ पे क्रूर और शुभ ग्रह का अंतर समझ लीजिए और धर्म का अर्थ समझ लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, कर्तव्य की भावना, कौन सा कर्तव्य एक विशिष्ट समय में कौन सा उसका कर्तव्य है, इसके बारे में ये जातक का जो समझ है उसकी बात हम कर रहे हैं। कई बार क्रौर्य भी अच्छा रहता है, धर्म का काम रहता है, इसे मत भूलिए। प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया था, तो ऐसा नहीं है कि क्रौर्य बुरा ही रहता है। कुछ विवक्षित समय पर क्रौर्य भी धर्म का काम हो सकता है, इसे हम कभी ना भूलें। या हमारे पिताजी यदि हमें कुछ दंडित कर दे, पढ़ाई नहीं कर रहे करके, आप समझो स्नातकोत्तर पढ़ाई में कर नहीं रहे और पिताजी ने या गुरुजी ने डांट दिया, तो बुरा मत मानिए, वो उनका धर्म का पालन कर रहे हैं, इसे समझ लीजिए।
धर्म की पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु इस विषय में ज्योतिष्य के संदर्भ में मैं इसे ज़्यादा बोलना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि कई बार नवम भाव को धर्म भाव बोलने से लोग भूल जाते हैं कि ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। जो नियम आपके पिता, आपके गुरु, आपके अधिकारी बनाए उसका पालन करना, यही धर्म पालन है। नवम भाव उसी को दर्शाता है, इसे ख्याल में रखिए। हाँ, यदि आपके परिवार के कारण या आपके गुरु की वजह से कुछ ऐसी पूजा करना आपका कर्तव्य है तो वो भी धर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं कि पूजा करना या पाठ करना ये धर्म में नहीं आएगा। यदि ये उन्होंने बताया हुआ है तो वो करना, उसका पालन करना भी आपका धर्म है, समझिए। परंतु केवल वही धर्म है ये गलती कृपया न कीजिए, नहीं तो हम ज्योतिष से निकल के दूसरी जगह में कहीं चले जाएंगे, तो ऐसा न करें। अब षष्ठ भाव में जाता है। ये देखिए, ये नवमेश खुद से दशम भाव में जाता है ना। अब ये षष्ठ से क्या दे सकता है? ये है हमारे रोग और वही कानूनन केसेस वगैरह जो चलती है वो, और हमारे जो सगे संबंधी है इनका भाव है। ये षष्ठ भाव में बैठ के लोगों का कहना ऐसा है कि इसके वजह से इसके भाग्य का क्षति हो जाती है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश में बैठे हुए ग्रह अपने भाव को क्षति पहुंचाते हैं, या उनके अधिपति वहां बैठने से होता है, या ऐसे इन स्थानों के स्वामी कहीं बैठ गए तो उसकी क्षति, उस भाव की क्षति करते हैं, ऐसा माना गया। परंतु इसकी दूसरी बाजू आप ख्याल में रखिए, षष्ठ भाव में यदि होगा तो पिता से इसकी दुश्मनी होने से ज़्यादा वो शायद किसी न किसी कारण से, खासकर नौकरी आदि के कारण से, ये पिता से दूर रहने की संभावना ज़्यादा होती है। और यदि ये जातक, ये जो षष्ठ भाव है ये परिश्रम का भी भाव है, ये परिश्रम करे तो उसके भाग्य का उदय परिश्रम से ही होगा। ये आप लिख लीजिए और आपके राशि चक्रों में इसका अनुभव करके देखिए। नवमाधिपति यदि षष्ठ भाव में होगा तो उस आदमी को उसकी जो भी नौकरी या जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो अच्छे परिश्रम करे तो उसके भाग्य का उदय उसी मार्ग से होगा। ये सहसा हम इस ढंग से सोचते नहीं, पर ये सोचना बहुत जरूरी है। ये नवमाधिपति 12वें पे देखता है, हो सकता है पिता गुरु आदि के लिए ये खर्चा भी करना पड़े, इसे सरकार से भी कई बार इसे खर्चा करना पड़े, परंतु कई बार अधिकारी लोग इसकी सेवा भी करते हैं। इसका मतलब कि इसकी बातें अधिकारी लोग आसानी से मान जाते हैं, ये भी आपको कई बार अनुभव में आएगा, या गुरु भी इसकी बात मान लेंगे, ये हो सकता है। तो इसका सब कुछ बुरा असर है ऐसा सोचना बंद करिए। कोई भी भाव बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, हम उसका प्रयोग किस ढंग से करते हैं, इस पे इसके फल जो हैं वो क्या प्राप्त होंगे, यही ज्योतिष है, ऐसी मेरी कम से कम अवधारणा है। अब यहाँ से सप्तम भाव में नवम भाव चला जाता है, नवमाधिपति चला जाता है। नवमाधिपति सप्तम भाव में जाने पर इसका व्यवसाय, इसकी पति या पत्नी का चयन, इसका घूमना फिरना, ये सब भाग्य से इसे प्राप्त हो सकता है। उसी समय कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये तो होगा ही होगा। नवमाधिपति केंद्र में बैठेगा, राजयोग करेगा, ये मैंने बताने की जरूरत नहीं, आप लोग विद्वान हो। केंद्र कोणाधिपति तो योग हो ही जाता है वहाँ पर। केंद्र कोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, ये भी एक योग ही होता है, लग्न पे देखता है। तो त्रिकोण के स्वामी का 2 केंद्रों से संबंध आता है, वो कुछ न कुछ तो राजयोग करेगा ही करेगा। परंतु कई बार ये हो सकता है कि इसके पिता का या गुरु का या इसके अधिकारी का जो विचार का प्रकार होगा, उसमें वो सोचेंगे कि इसका व्यवसाय ऐसा रहे, इसके बारे में उनका कई बार मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, कभी उससे तकलीफ भी हो सकती है। खासकर यदि वहाँ सूर्य खुद बैठ गया तो ये होने की संभावना रहती है। इसे न भूलिए, क्योंकि वो खुद को उसके सप्तम भाव से दर्शाना चाहता है। इसमें इसका घूमना फिरना आ गया तो सब आ गया, और इसका पति या पत्नी भी आती है। तो इनको इच्छा रहती है कि हम जैसा समझे वैसा ही वो उसका
पार्टनर रहे, लाइफ पार्टनर रहे, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो पति या पत्नी रहे, ऐसा लग सकता है। उसमें कभी कभी कुछ थोड़ी अनबन भी हो सकती है, ये संभावना है, इसे न भूलिए। इसके बाद में ये अष्टम भाव में आता है। अष्टम भाव में आने के बाद में तो सीधा है कि गुरु या इनसे ये उसे भाग्य से गुरु प्राप्त हो सकते हैं, अचानक गुरु प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इन लोगों से इसके संबंध थोड़े से ये उनको मान तो देगा परंतु उनकी बातें नहीं मानेगा, ये संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, उनके वजह से इसे वसीयत जरूर मिलेगी। नवाधिपति अष्टम भाव में वसीयत के भाव में बैठ के द्वितीय भाव पे संचित धन पे जब देखेगा तो इनके कारण इसे कुछ न कुछ ये वसीयत मिलेगी इन सभी लोगों से। अब उसके अधिकारी से कैसी मिलेगी, तो अचानक कुछ न कुछ उसे प्राप्ति हो सकती है, जिसमें उसका हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन वगैरह हो गया, या अचानक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसे कभी न भूलिए। फिर वो क्रूर और पाप ग्रह को तो हमको देखना ही पड़ेगा। नवम भाव है, तो ये नवम भाव का द्वादश भाव होने से अष्टम भाव में जब नवमेश आता है तो उस चीज़ को, उसमें वो कुछ तो भी कमी लाता है। कमी का अर्थ ऐसा नहीं कि वो नहीं रहते, वो रहेंगे, परंतु शायद इसके उनके संबंध मधुर न हो, ये एक संभावना जरूर है। सूर्य रहने से पिता से संबंध बुरे नहीं रहेंगे, पर ये थोड़े अलग ही विचार के रहेंगे, ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसे आप ध्यान में रखिए। या वक्त पे अपना कर्तव्य न करना, या ऐसी कई बार घटनाएं इस जातक से हो सकती है, इसे समझिए। हो सकती है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अन्य ग्रह भी वहाँ प्रभाव डालते हैं। गुरु के समान कोई शुभ ग्रह प्रभाव डाले कुछ, तो इसमें बदलाव आता है। ये पूर्णतया शून्य नहीं होता, परंतु बदलाव आएगा। अब नवम भाव में नवमेश नवम में जाएगा तो फिर क्या बोलूँ, नवमाधिपति कोणाधिपति कोण में बैठा है, धर्म के प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगा होगा, अपने पिता और अधिकारी की तरफ भी होगा। परंतु एक ऐसी भी संभावना है कि मैं बोलूँगा वो कायदा, ये भी इसका स्वभाव हो सकता है किसका, जातक का। और इसीलिए रवि गुरुभ्याम गुरुद्रोह ऐसा कहा गया है। ये दोनों कारक है उसके, वहाँ बैठने पे वो कई बार गुरु से अलग उनका मत स्वीकार नहीं करता, खुद ही को गुरु समझने लगता है, ये भी हो सकता है। गुरु का अर्थ कि कानून मैं जो करूँ वो सही, ऐसा इसको लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि वहाँ पर रहने की वजह से भाग्य तो इसको रहेगा, परंतु वो उनकी बातें मानेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसे समझ लीजिए। तृतीय भाव पे देखिएगा, पराक्रमी भी रहेगा। वो पराक्रम पिता और गुरु के कारण ही उसका होगा, फिर भी ये उनकी आज्ञा मानेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। कभी नवाधिपति नवम में ऐसा तो अच्छा समझा जाता है भी अच्छा, भाग्य को वो बढ़ाएगा, परंतु गुरु और पिता या उसके अधिकारी की तरफ का उसका थोड़ा रवैया में गड़बड़ हो सकती है। खासकर यदि वो सूर्य या गुरु होगा तो वो संभावना बढ़ जाती है। अब ये दशम भाव में जाने पे क्या होगा, नवमाधिपति दशम में जाने के बाद में इसका जो करियर जिसे बोलते हैं, कार्यकलाप जो करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, इसमें इनके पिता ये या तो भाग्य से उसे प्राप्त होगा, या पिता या गुरु के वजह से, या उसके ऊपर के अधिकारी की वजह से इसे मान, उसका कर्म जो भी करने वाला है, नौकरी होगी, धंधा होगा, जो भी होगा, मान होगा, उसका सम्मान होगा, ये सब वहाँ से उसको प्राप्त हो सकता है। ये भाग्य की वजह से, पिता की वजह से आदि होगा। मैंने पहले इसलिए जरा विस्तृत में बता दिया क्या है। और ऐसे लोग यदि अपने कर्तव्यों का पालन करें तो इनका वो शायद कुछ देखिए आप, कुछ अफसर लोगों को लोग बोलते हैं नहीं वो अपनी ड्यूटी को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। तो कई बार ऐसा क्रूर ग्रह नवमाधिपति होकर दशम में बैठा तो ये होने की संभावना रहती है, इसे न भूलिएगा। इसका मतलब बाकी नहीं करते ऐसा नहीं, फिर से गड़बड़ न कीजिए कृपया, क्योंकि दशम में बैठ के भी कर सकता है। तो या नवमेश लग्न में या द्वितीय में बैठ के भी यही परिणाम दे सकता है, ये शक्ति रहती है। अब इसके बाद में 11वें में चला जाता है। 11वें में क्या, लाभे सर्वग्रह प्रशस्त, काहे से आएंगे, पिता की वजह से, गुरु की वजह से, इसके ऊपर के अधिकारियों की वजह से, इसके भाग्य की वजह से इसको आमदनी हो सकती है ना। ये आसान है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, अभी 25 मिनट होने को आया है। मैं 20 मिनट का कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ। आप लोग सहन भी कर लेते हैं, आप बड़े उदार दिल के हैं। तो फिर कई बार इसके अग्रज का भी भाग्य इन लोगों से, यानी नवम भाव की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि वो अग्रज का भाव है ना। वहाँ पर भी फिर क्रूर और
शुभ ग्रहों का जो भी संबंध है वो आएगा। गुरु होगा तो कई बार उसको कान में कोई तकलीफ हो सकती है, पर वो अलग विषय है। ये अभी हम हर ग्रह अलग अलग जगह रहने से क्या होता है इसके बारे में नहीं देख रहे हैं, है ना। पंचम पे दिखेगा, नवमाधिपति पंचम भाव का संबंध आएगा तो इसको ये तो पक्का है कि इसके जो आमदनी है उसमें कुछ भाग इसका अनुभव का भी होगा। अनुभव को भी हम या ज़्यादा स्तर का जो ज्ञान है उसे भी हम धन मानते हैं। ये आपको मालूम है, सनातन धर्म का शास्त्र है, वहाँ पर ज्ञान को भी धन माना जाता है, इसलिए द्वितीय भाव को भी धन स्थान बोलते हैं। ये मौखिक विद्या का स्थान है, आपको ज्ञान होना ये महत्व की चीज़ है। इसके बारे में ये भाग्याधिपति 12वें में जाता है। अब इसका अर्थ ऐसा समझा जाता है कि इसके भाग्य का व्यय होता है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये पिता से गुरु से दूर जाके इसके भाग्य का उदय हो सकता है, और इसलिए ये अपने मातृभूमि से दूर जाए या अपने जो उसके संस्कृति जहाँ पर है सहसा उसके परिवार की उस जगह से वो दूर यदि जाए तो इसके भाग्य का उदय होता है, वरना भाग्य में क्षति होने की संभावना रहती है। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि भाई हम सिर्फ उसको जो ऐसा सोचते हैं कि इससे कुछ बुरा ही होगा, पर यह बुरा कहाँ होगा और कैसा होगा, तो वो जब होने की वहाँ संभावना दिखती है वो उसके जन्मस्थल पे होते रहता है, या उसकी जो संस्कृति है जहाँ उसको सहज लगता है वहाँ होते रहता है। ऐसे वक्त इस आदमी का बाहर जाना अच्छा रहता है। ये बाहर जाके काफ़ी इसको सम्मान भी मिल सकता है, उसका भाग्य ज़रूर बढ़ेगा। पर ऐसे लोग सहसा अपने पिता से दूर आदि रहने का संभावना भी रहती है, और वो उनके लिए बुरा भी नहीं रहता। तो खासकर यदि ये क्रूर ग्रह है तो बिल्कुल ही बुरा नहीं रहता। या पर नवमाधिपति 12वें में सहसा इसका भाग्योदय अपने मुल्क से दूर जाके होता है, या इसकी जो ज़्यादा की पढ़ाई है, समझो आजकल तो क्या है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद में डॉक्टरल रिसर्च वगैरह, ये इसने प्रदेश में करना इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे इसका नाम बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने आज नवम भावाधिपति का पूरे 12 भावों से भ्रमण देख लिया। मैंने शुरू में जो ज़्यादा बातें बताई वो इसीलिए बताई हैं क्योंकि ये वो नवम भाव जो है ये साले का भी भाव है ना, तो इसलिए शालक के वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती है, इसे मत भूलिएगा। नवम भाव को क्या क्या है, कौन कौन से व्यक्ति है, क्या क्या उसकी क्षमता है, ये हम भावों के बारे में जब बात की तब हमने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की। ये सब चीज़ें जिस जिस भाव में वो रहेगा वहाँ से ये भावाधिपति आपको वो फल देगा, इसे ध्यान में रखा। तो इसलिए षष्ठ भाव से पिता उससे शत्रु तो करे, ये भी हो सकता है, परंतु सहसा ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मेहनत यदि ये करेगा तो भाग्य का उदय होता है, परंतु ये पिता से सहसा दूर रहेगा किसी न किसी कारण से, सहसा नौकरी के वजह से, क्योंकि षष्ठ भाव ये नौकरी का भाव भी समझा जाता है ना। तो इतना बोल के मैं अब इस संभाषण को यही विराम देता हूँ। 27-28 मिनट हो चुके हैं। आपका पेशेंस जिसे हम आगे से बोलते हैं उसका मैं ज़रा ज़्यादा ही फायदा ले लेता हूँ। तो हम फिर मिलेंगे अगले संभाषण में। हम दशम भावाधिपति अलग अलग भावों में बैठता है तो क्या होने की संभावना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुभ रजनी।